Yes, good morning class. This is your bio teacher Pinky Swami and today I will be discussing about chapter 13th of class 11th. आज हम क्लास 11th का चैप्टर 13th डिस्कस करने वाले हैं जो है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, इसके नोट्स हैं जो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। देखो, फोटोसिंथेसिस इज एन एंजाइम रेगुलेटेड एनाबॉलिक प्रोसेस of manufacture of organic compounds inside chlorophyll containing cells from carbon dioxide, water and sunlight। तो देखिए फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सनलाइट को यूज किया जाता है, क्लोरोफिल उसको ट्रैप करता है सनलाइट को, और CO2 और H2O को लेकर ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। यानी कि वी कैन से सोलर एनर्जी इज यूज टू कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, तो इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, साथ में होती है सनलाइट। तो क्लोरोफिल एंड सनलाइट दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर। इट इज डन इन प्लास्टिड ऑफ प्लांट्स। प्लांट की सेल के अंदर प्लास्टिड एक सेल ऑर्गेनेल भी होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट रहता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से जो क्लोरोफिल पिगमेंट है वो क्या करता है, वो सनलाइट को ट्रैप करता है। और वो जब सनलाइट को ट्रैप करता है तो सनलाइट क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करती है, CO2 को फिक्स करती है और ग्लूकोज C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ये बनाती है, और ऑक्सीजन एज ए बाई प्रोडक्ट निकलता है। यानी कि हम कह सकते हैं, नॉर्मली अगर हम कहें तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन देते हैं और साथ में प्लांट के लिए फूड बनाते हैं। ठीक है, अपने लिए वो लोग फूड बनाते हैं। तो ये है फोटोसिंथेसिस। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फोटोसिंथेसिस धरती का सबसे ज़्यादा प्राइमरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड है। ठीक है, यही फोटोसिंथेसिस ही है जिसकी वजह से हम सब जिंदा हैं, हम सब खाना खा पा रहे हैं। बिकॉज ऑल ऑफ वी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स फॉर फूड। हम सब प्लांट्स पर ही डिपेंड करते हैं फूड के लिए, चाहे हम डायरेक्टली करें चाहे हम इनडायरेक्टली करें। हम गेहूँ खाते हैं, चावल खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, ऑल दीज कम फ्रॉम प्लांट्स। सब कुछ प्लांट्स से आता है। और प्लांट्स में ये सब कहाँ से आता है, प्लांट्स में ये सब फोटोसिंथेसिस से आता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस ही लाइफ के ऊपर फूड का, या फिर आप कह सकते हो फूड का प्राइमरी सोर्स है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, एंड CO2 को फिक्स करने के बाद ऑक्सीजन को एज ए बाई प्रोडक्ट निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने अभी आपको रिएक्शन बताई कि 6CO2 को H2O के साथ रिएक्शन करवा के हमें ग्लूकोज मिलता है। तो ये रिएक्शन, अब ये सब जो फोटोसिंथेसिस के दौरान चाहिए होता है, इन सबको बताने के लिए सबसे पहले अर्ली एक्सपेरिमेंट्स किए गए। यानी कि कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट शो किए गए जिनमें ये दिखाया गया कि कैसे हम फोटोसिंथेसिस का काम करेंगे। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट है, देखिए सबसे पहले थे जोसेफ प्रिस्टली। कौन, जोसेफ प्रिस्टली का है पहला एक्सपेरिमेंट, कि जोसेफ प्रिस्टली ने 1770 में एक एक्सपेरिमेंट किया और ये देखा कि फोटोसिंथेसिस के दौरान एयर का रोल होता है। क्या होता है, एयर का रोल होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, उन्होंने इसके लिए क्या एक्सपेरिमेंट किया, देखिए इन्होंने एक बेल जार लिया, जो कांच का ये बर्तन है इसे बेल जार कहते हैं। इस बेल जार के अंदर इन्होंने एक माइस को रखा और एक बर्निंग कैंडल को रखा। जब हमने बेल जार के अंदर माइस को और कैंडल को रखा तो थोड़ी देर बाद क्या देखा इन्होंने, साइंटिस्ट लोगों ने क्या देखा कि माइस भी मर गई और कैंडल भी बुझ गई। क्यों, क्योंकि बेल जार के अंदर कवर करने के बाद ऑक्सीजन नहीं आ पाया, और ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं तो माइस सांस ले पाई और नहीं बर्निंग कैंडल जल पाई। बिकॉज वी नो
बर्निंग ऑल्सो यूजेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बर्निंग के दौरान भी यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने ये फर्स्ट स्टेप अपना किया। फिर जोसेफ प्रिस्टली जी ने क्या किया, उसी बेल जार के अंदर वही सेम फिर से माइस ली, फिर से बर्निंग कैंडल ली और एक साथ में प्लांट ले लिया, छोटा सा प्लांटलेट ले लिया, छोटा सा पॉट ले लिया, ठीक है, फ्लावर पॉट बोल दीजिए आप या प्लांट पॉट बोल दीजिए, वो फ्लावर पॉट ले लिया इन्होंने और उसमें छोटा सा पेड़ था। अब इसको इन्होंने बेल जार के अंदर रखा। अब चाहे उन्होंने 1 घंटे ऑब्जर्व किया, चाहे उन्होंने 2 घंटे ऑब्जर्व किया, इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि वो प्लांट की वजह से माइस भी लिविंग है और कैंडल भी बर्न हो रही है, यानी कि कंप्लीट लाइफ साइकिल प्रोसेस तीनों की चल रही है। नहीं तो किसी को कोई दिक्कत हो रही है और ना ही कोई की डेथ हो रही है, जैसे लास्ट वाले में हुआ था कि माइस और कैंडल डेथ हो गई थी। सेकंड टाइम जब इन्होंने प्लांट को लिया उसी बेल जार में, तो किसी भी माइस की डेथ नहीं हुई और किसी भी कैंडल की बर्निंग में डेथ नहीं, कैंडल की बर्निंग नहीं बुझी। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बर्निंग के दौरान आपको पता है धुआं निकलती है, इस धुआं में CO2 होता है, ठीक है। और माइस जब ब्रीथ करती है तो रेस्पिरेशन के दौरान CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ती है, ओके, एक्सपायर करती है। तो इन दोनों गैसेस में से जो CO2 निकला, इस CO2 को ये जो प्लांट था, इस प्लांट ने ले लिया, क्योंकि बेल जार है, ग्लास का कवर है, तो इसमें सनलाइट तो आई जाएगी, सनलाइट को हमें कोई ज़रूरत नहीं होती बाहर से देने की, तो सनलाइट ऑटोमेटिकली ट्रैप कर लेगा। क्लोरोफिल इसके पास है, सॉइल है इसके पास, सॉइल से मिनरल्स, वाटर, एवरीथिंग ये ले लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड इसको सोर्स से मिल रहा है। तो यहाँ पर ये जो प्लांटलेट हमने लिया था, ये प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और फोटोसिंथेसिस के दौरान बदले में ऑक्सीजन को देगा। जब ये ऑक्सीजन को देगा तो क्या होगा, देखिए ऑक्सीजन को जब ये देगा तो ये ऑक्सीजन जो रिलीज होगी, ये ऑक्सीजन माइस के ब्रीदिंग में एंड कैंडल के बर्निंग में यूज कर ली जाएगी और नहीं तो माइस की डेथ होगी और नहीं बर्निंग कैंडल बुझेगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जोसेफ प्रिस्टली जी ने ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस बताया, ऑक्सीजन का इम्पोर्टेंस बताया और ये कहा कि प्लांट्स हैं जो ऑक्सीजन को निकालते हैं एंड प्लांट्स हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। यानी कि प्रिस्टली ने 1774 में ये एक्सपेरिमेंट करके ऑक्सीजन को डिस्कवर किया। इससे पहले किसी को नहीं पता था कि ऑक्सीजन क्या होती है, फिर हमें सांस में ऑक्सीजन चाहिए होता है, बट सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल विथ प्रूफ जोसेफ प्रिस्टली ने क्या किया, अपने इस एक्सपेरिमेंट से ऑक्सीजन की डिस्कवरी की, ओके। नेक्स्ट सेकंड एक्सपेरिमेंट, जूलियस वॉन शैक। जूलियस वॉन शैक ने 1854 में क्या देखा, इन्होंने देखा कि ग्रीन प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज बन रहा है और ये ग्लूकोज स्टोर किया जाता है स्टार्च के रूप में, यानी कि फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है प्लांट्स में उसे कहते हैं ग्लूकोज। इसका फॉर्मूला होता है C6H12O6 और जब इसको खाने के बाद एक्स्ट्रा फूड बचता है पेड़ के अंदर, उसको प्लांट्स स्टोर करके रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, स्टार्च के रूप में उसको स्टोर करके रखते हैं। समझ में आ गया होगा आई थिंक सेकंड एक्सपेरिमेंट। तो ये जूलियस वैन शैक ने कहा था कि ग्लूकोज तो उनका फूड होता है और स्टोर करके रखते हैं प्लांट्स, किसको, स्टार्च को। इसके बाद थर्ड एक्सपेरिमेंट, T.W. एंगलमैन, ठीक है, तीसरे साइंटिस्ट थे T.W. एंगलमैन। इन्होंने T.W. एंगलमैन ने क्या किया, इन्होंने लाइट के बारे में देखा, लाइट की स्टडी की, ठीक है। इन्होंने देखा कि जब हम लाइट को प्रिज्म से, ठीक है, लाइट को हम जब प्रिज्म से क्या करते हैं, स्कैटर करवाते हैं, तो लाइट अपने 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ठीक है। अब इन 7 कलर्स में से किसी किसी कलर को तो क्या किया जाता है, सनलाइट किसी किसी कलर पे तो आती है, मतलब किसी किसी कलर को तो सनलाइट लेती है और फोटोसिंथेसिस में यूज़ करती है, बट सारी की सारी लाइट को नहीं यूज़ किया जाता है। यानी कि इन्होंने लाइट की वेवलेंथ को देखा कि कौन सी लाइट में, एज यू ऑल नो, आपने देखा होगा जो छोटी वाली कांच की स्केल होती है, उस स्केल में से जब हम लाइट को देखते हैं तो हमें उसमें रेनबो दिखाई देता है। प्रिज्म भी एक ऐसी ही कांच का ट्रायंगुलर शेप होता है, ठीक है। प्रिज्म क्या होता है,
कांच से बना हुआ एक ट्रायंगुलर शेप्ड थिंग है, और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब आप लाइट को स्कैटर करवाएंगे तो ये लाइट 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, विबग्योर कलर शो करेंगे। ठीक है, विबग्योर नाम सुना होगा आपने, रेनबो के जो 7 कलर्स होते हैं। तो रेनबो के 7 कलर्स के अंदर विबग्योर, जिसे हम विबग्योर कहते हैं, VIBGYOR, विबग्योर में 7 कलर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी लाइट। अब इन्होंने नोटिस ये किया कि इसमें से कौन सी लाइट में सबसे ज़्यादा सनलाइट, कौन से कलर में सबसे ज़्यादा सनलाइट आती है और कौन से कलर में सबसे कम सनलाइट आती है। ठीक है, तो इसके लिए देखिए क्या कहा गया। इसके लिए इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और सनलाइट का ये देखा कि रेड लाइट में सबसे ज़्यादा एंड ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम होता है फोटोसिंथेसिस का, यानी कि जहाँ ब्लू लाइट है और जहाँ रेड लाइट है, विबग्योर वर्ड में आप देखिए B से लेकर R तक, इस बीच में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस किया जाता है। ये नोटिस किया TW इंगलमैन ने लाइट को बताया कि कितने एंगल्स की लाइट पर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है। तो वी कैन से कि ब्लू लाइट से रेड लाइट के एरिया में फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होता है, इसे हम कहते हैं एक्शन स्पेक्ट्रम। और जो वाइट लाइट प्रिज्म से टकराकर डिस्ट्रीब्यूट हो गई अपने 7 कलर्स में, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। 7 कलर्स का जो ये रो बनती है, इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो एक्शन स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, लाइट का वो पोर्शन, वो कलर पोर्शन जिसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ फोटोसिंथेसिस हुआ है, इसे हम कहते हैं स्पेक्ट्रम। तो ये था थर्ड एक्सपेरिमेंट। अगला है नेक्स्ट साइंटिस्ट कॉर्नेलियस वैन नील। कॉर्नेलियस वैन नील थर्ड साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने देखा कि पर्पल कलर और ग्रीन कलर के बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करते हैं लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस को शो करते हैं और CO2 को शुगर से लेते हैं। यानी इन्होंने ये कहा कि जैसे कि नॉर्मली हमें पता है कि हमें H2O हम यूज़ करते हैं और ये जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ये O से रिलीज होता है। जब ऑक्सीजन जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो बबल्स निकलते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के बबल्स निकलते हैं। लेकिन कॉर्नेलियस वैन नील ने ये देखा कि हमेशा हाइड्रोजन ही ऑक्सीजन डोनर नहीं होता, हमें जो ऑक्सीजन मिल रहा है वो हमेशा वाटर से नहीं मिलता। या फिर हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है उसके अंदर H2O का यूज़ ना करके H2S हाइड्रोजन सल्फाइड का यूज़ किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। एंड ये ऐसे प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस तो करते हैं लेकिन ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करते, क्योंकि इनके पास ऑक्सीजन है ही नहीं, इनके पास H2O नहीं है, ये H2S को यूज़ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस। फोटोसिंथेसिस आखिर होता कहाँ है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि फोटोसिंथेसिस प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल के अंदर प्लास्टिड होता है और प्लास्टिड के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, यहाँ होता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, प्लांट सेल के प्लास्टिड के क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ओके, सो यू हैव टू राइट दैट क्लोरोप्लास्ट जो प्लास्टिड के अंदर का पार्ट है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस किया जाता है। ओके, तो क्लोरोप्लास्ट मोस्टली कहाँ होता है, मेसोफिल सेल्स में ज़्यादा होता है। अगर आपने प्लांट मॉर्फोलॉजी का चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि मेसोफिल सेल्स क्या होती हैं। मेसोफिल सेल्स लीफ के अंदर स्कैटर्ड सेल्स होती हैं। जो लीफ होती है, हमारी पत्ती होती है, पत्ती के अंदर आपने पत्ती का अगर TS डायग्राम लर्न किया था, जो मैंने आपको बताया भी था, समझाया भी था, उसमें आप देखेंगे कि मेसोफिल सेल्स होती हैं। कुछ तो पैलिसेड मेसोफिल होती हैं, कुछ स्पॉन्जी मेसोफिल्स होती हैं। इन मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या सबसे ज़्यादा होती है, या फिर यू कैन से मेसोफिल सेल्स के अंदर प्लास्टिड की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और यहीं पर क्लोरोप्लास्ट होता है। और इसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। ओके, यानी कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर देखिए, अब हम क्लोरोप्लास्ट की बात करते हैं। जब हमने सेल ऑर्गेनेलीज पढ़े थे तो मैंने आपको क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम बनवाया था, बताया था प्लास्टिड के अंदर। ठीक है, तो अब हम फिर से क्या करेंगे, क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे।
तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं जो प्लांट्स की सेल वॉल के अंदर मेसोफिल सेल्स में पाए जाते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेनस ऑर्गन्स हैं, इनके अंदर जो लिक्विड पाई जाती है, देखिए ये डायग्राम दे रखा है क्लोरोप्लास्ट का, ये है क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम। तो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर के डायग्राम में आप देखिए क्लोरोप्लास्ट में जो लिक्विड होती है इसे कहते हैं स्ट्रोमा। क्लोरोप्लास्ट में कुछ स्टैग्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, कॉइन लाइक स्टैग्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं, इन्हें हम कहते हैं ग्रेना। और कुछ राइबोसोम्स होते हैं, इन्हें कुछ कण होते हैं, इन्हें राइबोसोम्स कहते हैं। ग्रैन्यूल्स होते हैं जो रेड कलर के हैं वो स्टार्च ग्रैन्यूल्स हैं, ठीक है। इसके आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है, और जो ग्रेना है, ग्रेना को जोड़ने वाली स्ट्रोमा लैमेली होती है। तो ये है आपका डायग्राम क्लोरोप्लास्ट का जो आपको लर्न करना है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी ग्रेना है, इस ग्रेना के अंदर क्लोरोफिल होता है, तो यहाँ आप कह सकते हैं ग्रेना में होता है फोटोसिंथेसिस, ठीक है। देखिए नेक्स्ट लाइन, द membrane system is responsible for synthesizing light energy for the synthesis of ATP and NADPH. In stroma, enzymatic reactions incorporate CO2 in plants leading to synthesis of sugar। यानी कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रोमा में CO2 को लिया जाता है, सनलाइट को लिया जाता है और ग्रेना के पास दिया जाता है, और जब ग्रेना के पास दे देंगे तो ग्रेना के पास इसका क्या किया जाएगा, फोटोसिंथेसिस किया जाएगा। अब फोटोसिंथेसिस नाम तो हमने सुना है, बट एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस होता क्या है? तो फोटोसिंथेसिस इज अ मैकेनिज्म ऑफ 2 स्टेप्स, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, अगर आप फोटोसिंथेसिस के बारे में डीपली सुनना चाहें तो देखिए अब हम डीपली पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें 2 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप लाइट रिएक्शन होती है, दूसरा स्टेप डार्क रिएक्शन होती है। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन, इनका नाम लाइट एंड डार्क इसलिए नहीं है कि ये लाइट में होती है इसलिए लाइट रिएक्शन है, या डार्क में होती है इसलिए डार्क रिएक्शन है, बट ये क्या है, ये लाइट रिएक्शन इसलिए कहा है क्योंकि ये एटीपी को बनाती हैं, ये NADPH को बनाती हैं, ये एनर्जी को बनाती हैं। यानी कि फोटोसिंथेसिस की जिन रिएक्शन के दौरान एनर्जी बनती है इन्हें हम लाइट रिएक्शन कहते हैं, और जिन रिएक्शन के दौरान इस एनर्जी को यूज करके CO2 को फिक्स करके ग्लूकोज बनाया जाता है इसे हम कहते हैं डार्क रिएक्शन। सो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया गाइज, अगेन आई एम टेलिंग यू, प्लीज सी एंड लिसन केयरफुली, और ध्यान से सुन के मुझे बताइए क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। फोटोसिंथेसिस 2 स्टेप की मैकेनिज्म है। फोटोसिंथेसिस के दौरान 2 स्टेप्स होते हैं, पहला स्टेप लाइट रिएक्शन, दूसरा स्टेप डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में एनर्जी को फॉर्मेशन किया जाता है, एनर्जी को बनाया जाता है, किस एनर्जी को, ATP को एंड NADPH को, ठीक है, दोनों एनर्जीज को बनाया जाता है। एंड डार्क रिएक्शन में क्या किया जाता है, डार्क रिएक्शन में उस बनाई हुई एनर्जी को यूज किया जाता है CO2 को फिक्स करने के लिए। CO2 को लेंगे और H2O को लेंगे, दोनों को मिलाएंगे और एनर्जी देकर इन दोनों से बनवा देंगे ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6। इसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ओके, समझ में आया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं, पिगमेंट्स इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। अब हम देखेंगे कौन से पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के दौरान इन्वॉल्व होते हैं, जो काम आते हैं, कौन सी चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस में काम करती हैं। तो देखिए यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना के बताया हुआ है आपको, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कौन से होते हैं। पहला है क्लोरोफिल ए, ठीक है, पहला फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन कलर के में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जो आपको नीचे इस लेबल में डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल बी जो येलो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको लाइन, ज़ैंथोफिल्स ओनली येलो कलर के होते हैं, एंड कैरोटिनॉइड्स येलो से येलो ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है। ये सब कुछ आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप इसके साथ एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी को मैच करेंगे और एनसीईआरटी से कुछ समझ में नहीं आए तो मुझे पूछेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। क्लोरोफिल ए जो है वो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट को एब्जॉर्व करता है और सबसे ज़्यादा रेशियो में फोटोसिंथेसिस करता है। यानी कि यू कैन से क्लोरोफिल में भी बहुत सारे क्लोरोफिल होते हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। ये चारों चीज़ें हैं जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, इसीलिए इन्हें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहा जाता है। अब देखिए इनके अंदर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस करता है क्लोरोफिल ए, इसीलिए क्लोरोफिल ए चीफ पिगमेंट है फोटोसिंथेसिस का। इसके अलावा भी क्लोरोफिल बी करता है,
ज़ैंथोफिल करता है एंड कैरोटिनॉइड्स करते हैं। ये सब लोग क्या करते हैं, ये सब लोग लाइट को ट्रैप करते हैं, सनलाइट को ट्रैप करते हैं और सनलाइट को ट्रैप करके क्या करते हैं, प्लांट्स को पहुंचाते हैं। प्लांट्स में कहाँ पहुंचाते हैं, जो एक लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ पहुंचाते हैं, जहाँ पर प्लांट्स की लाइट रिएक्शंस को किया जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे क्या होती है लाइट रिएक्शंस। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फोटोसिंथेसिस के दौरान दो चीज़ें होती हैं, वन इज लाइट रिएक्शन एंड द सेकंड इज डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन में क्या होता है, लाइट रिएक्शन फोटोकेमिकल फेज है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है, आप ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एटीपी का या NADH2 का या फिर एनर्जी का फॉर्मेशन किया जाता है इस दौरान। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला इसमें जो काम होगा वो है लाइट एब्जॉर्प्शन। क्या है, लाइट एब्जॉर्प्शन। उसके बाद इसमें है वाटर स्प्लिटिंग, उसके बाद थर्ड फेज होगा ऑक्सीजन रिलीज एंड फोर्थ स्टेप होगा फॉर्मेशन ऑफ हाई एनर्जी केमिकल इंटरमीडिएट्स, यानी कि एनर्जी का बनना। और इसके बाद हमारे को यही स्टेप चाहिए था कि एनर्जी बन जाए। मैंने आपको अभी बताया कि लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनती है, एनर्जी बनती है इन द फॉर्म ऑफ ATP एंड इन द फॉर्म ऑफ NADPH। ओके, तो देखिए लाइट रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले लाइट रिएक्शन में लाइट को अब्जॉर्ब किया जाएगा, जो सनलाइट आती है उस सनलाइट को ट्रैप किया जाएगा, उस सनलाइट को पकड़ा जाएगा और उसके बाद सनलाइट को ट्रैप करके सॉइल से वाटर लिया जाएगा और वाटर को स्प्लिट किया जाएगा। स्प्लिट मतलब तोड़ा जाएगा। अगर आपको थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आती है तो यू नो वेरी वेल कि H2O को जब हम डिग्रेड करेंगे, H2O को जब हम तोड़ेंगे तो H+ एंड OH- आयंस बनते हैं। ठीक है, तो H2O का H+ एंड OH- आयंस में टूट जाना इज कॉल्ड वाटर स्प्लिटिंग। अब ये जो H+ आयंस टूटे हैं, इन H+ आयंस की वजह से ऑक्सीजन रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगा। एंड जो OH- आयंस बचे हैं, इनकी वजह से एनर्जी बनेगी, किस फॉर्म में, ATP के फॉर्म में एंड NADPH के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा स्टेप होता है किसके लिए, लाइट रिएक्शन के लिए। अब देखिए एनर्जी बनना इज नॉट ए इजी थिंग। अब हम पढ़ेंगे कैसे एनर्जी बनेगी। ठीक है, तो देखिए द पिगमेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू 2 डिस्क्रीट LHC। जो लाइट को पकड़ने के लिए, जो मैंने आपको कहा कि सनलाइट को एब्जॉर्ब किया जाएगा, सनलाइट को ट्रैप किया जाएगा, तो सनलाइट को ट्रैप करने के लिए हमारे पास जो एक कॉम्प्लेक्स है जो पकड़ता है सनलाइट को, उसे कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स दो चीज़ों में होता है, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। यानी कि जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट की ग्रैना है, ग्रैना के अंदर दो सिस्टम हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड। फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड के अंदर क्या किया जाता है, लाइट को ट्रैप किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लाइट को ट्रैप करने का एक सिस्टम बना हुआ है, इसे हम कहते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम। क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स सिस्टम कहते हैं। यहाँ पे इसी को LHC कहा गया है। इस LHC में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ें होती हैं जिसमें हम फोटो सिस्टम फर्स्ट एंड फोटो सिस्टम सेकेंड को पढ़ते हैं। अब देखिए फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकेंड क्या करते हैं, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को पकड़ते हैं। वेवलेंथ मतलब स्पीड, कितनी स्पीड से लाइट आ रही है। सनलाइट की जो रेज आती हैं, सनरेज जो आती हैं, वो हर सनरे एक स्पीड की नहीं होती, अलग अलग स्पीड की होती हैं। तो इनकी अलग अलग स्पीड को ही डिफरेंट वेवलेंथ कहा जाता है। तो जो PS1 है, PS1 मतलब फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम 1 जो है वो 700 nm तक की स्पीड की लाइट को पकड़ती हैं। ठीक है, फोटो सिस्टम 1 है वो 700 nm तक की स्पीड की लाइट को पकड़ते हैं, इसीलिए इसे P700 भी कहते हैं। एंड इसी प्रकार PS2 फोटो सिस्टम सेकेंड 680 नैनोमीटर्स की लाइट को पकड़ते हैं, 680 तक हाईएस्ट पकड़ते हैं। 400 से शुरू होता है ये एंड 680 तक खत्म हो जाता है। 680 के ऊपर की स्पीड की जो लाइट आएगी उसको PS2 नहीं पकड़ पाएगा, इसीलिए PS2 को P680 कहते हैं एंड PS1 को P700 कहते हैं, क्योंकि वो 680 से अबव की लाइट को भी पकड़ लेता है, 700 को भी पकड़ लेता है। तो ये दोनों सिस्टम है फोटो सिस्टम जो लाइट को कैप्चर करने के लिए ट्रैप करने के काम करते हैं। किस में ट्रैप करते हैं ये लोग, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में। अब देखिए आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा, ये डायग्राम है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। किसका डायग्राम है ये, LHC।
लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का। तो देखिए फोटोन जो वर्ड बोला है यहाँ पर, ये फोटोन वर्ड का मतलब होता है लाइट, ठीक है। लाइट होती है फोटोन, ये फोटोन आएगा और बहुत सारे सेंटर्स होंगे, ये जो अलग अलग सेंटर्स हैं ये पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, ये क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ये सब है ये, ठीक है। तो इन फोटोन्स के अंदर फोटोन्स लाइट आती है और ये जो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स हैं, जो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल सी है, ज़ैंथोफिल्स हैं एंड कैरोटिनॉइड्स हैं, ये लोग लाइट को कैप्चर करते हैं। लाइट को कैप्चर करने के बाद बीच में देते हैं, जो बीच की जगह है इसे कहते हैं रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर के पास क्लोरोफिल ए होता है, यानी कि सब लोग लाइट को पकड़ के क्लोरोफिल ए को देते हैं और क्लोरोफिल ए इसको आगे पहुंचा देता है फोटोसिस्टम सेकंड में एंड फोटोसिस्टम फर्स्ट में, ठीक है। तो ये होता है आपका फोटोसिंथेसिस का लाइट रिएक्शन। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ी, फोटोसिंथेसिस की लाइट रिएक्शन पढ़ी और लाइट रिएक्शन में हमने देखा कि कैसे फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड सेकंड काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया है तो रीड कीजिए, कुछ भी डाउट है मुझे पूछिए एंड इसके बाद अब हम फर्दर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा।